मनोविज्ञान विद्या शाखा की प्रसिद्ध धारणाएं। मनोविज्ञान मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में व्यवहार के स्वरूप को देखता है जिसका पूर्व कथन किया जा सके, ना कि घटित होने के पश्चात की गई व्याख्या को। ड्वेक ने उन बच्चों पर अध्ययन किया था जो कठिन समस्या आने पर अथवा अनुत्तीर्ण होने पर सरलता से उसे छोड़ देते हैं। मनोविज्ञान का विकास। आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ 1879 में लिपजिंग, जर्मनी में हुआ था। आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ लिपजिंग, जर्मनी में हुआ था। 1879 में विलियम वुंट ने लिपजिंग, जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया। वुंट सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ले रहे थे और मन के अवयवों अथवा निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। वुंट के समय में मनोवैज्ञानिक अंतर्निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया। वुंट एक संरचनावादी थे। आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ 1879 में हुआ जब विलियम वुंट ने लिपजिंग, जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रायोगिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। वुंट सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ले रहे थे और मन के अवयवों अथवा निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। वुंट के समय मनोवैज्ञानिक अंतर्निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया। मतलब विलियम वुंट को संरचनावादी कहा गया क्योंकि वे अंतर्निरीक्षण के द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे। अंतर्निरीक्षण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें प्रयोजों अर्थात व्यक्तियों से मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कहा गया कि वे अपनी मानसिक प्रक्रियाओं अथवा अनुभवों का विस्तार से वर्णन करें। इंट्रोस्पेक्शन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक प्रक्रियाओं अथवा अनुभवों का विस्तार से वर्णन कर रहे थे। अब जो इस अंतर्निरीक्षण के द्वारा मन की संरचना का अध्ययन कर रहे थे या विश्लेषण कर रहे थे, उन्हें संरचनावादी कहा गया। जैसे कि विलियम वुंट थे जिन्होंने लिपजिंग, जर्मनी में 1879 में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किया था। अंतर्निरीक्षण को कम वैज्ञानिक माना गया क्योंकि इसका सत्यापन बाह्य प्रेक्षक द्वारा संभव नहीं हो सकता था। एक अमेरिकी वैज्ञानिक जिसका नाम था विलियम जेम्स, जिन्होंने कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में एक प्रयोगशाला की स्थापना लिपजिंग की प्रयोगशाला के कुछ ही समय के बाद की थी। विलियम जेम्स ने मानव मन के अध्ययन के लिए प्रकार्यवादी या फंक्शनलिस्ट उपागम का विकास किया। विलियम वुंट से थोड़ा हट करके किसने कार्य किया। विलियम वुंट ने मन की संरचना पर ध्यान दिया था और उसे वो संरचनावादी था, जबकि विलियम जेम्स, जिसने कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में प्रयोगशाला की स्थापना की थी, उसने प्रकार्यवादी फंक्शनलिस्ट अप्रोच का विकास किया। विलियम जेम्स ऐसा मानते थे, ऐसा विश्वास करते थे कि मन की संरचना पर ध्यान देने के बजाय मनोविज्ञान को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि मन क्या करता है तथा व्यवहार लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है। तो विलियम जेम्स ने मन की संरचना पर ध्यान देने के बजाय मन क्या करता है तथा व्यवहार लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है उस पर ध्यान दिया। उदाहरण के लिए प्रकार्यवादियों ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि व्यवहार लोगों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने योग्य
कैसे बनाता है। विलियम जेम्स के अनुसार वातावरण से अंतःक्रिया करने वाली मानसिक प्रक्रियाओं की एक सतत धारा के रूप में चेतना ही मनोविज्ञान का मूल स्वरूप रूपायित करती है। उस समय के एक प्रसिद्ध शैक्षिक विचारक जॉन डीवी ने प्रकार्यवाद का उपयोग यह तर्क करने के लिए किया कि मानव किस प्रकार वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करते हुए प्रभावोत्तक ढंग से कार्य करता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नई धारा जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के रूप में वुंट के संरचनावाद के विरोध में आई थी। विलियम वुंट के स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद के विरोध में गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने अपना एक सिद्धांत दिया। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षिक अनुभवों के संगठन को महत्वपूर्ण माना। इसने मन के अवयवों पर ध्यान न देकर के गेस्टाल्टवादियों ने तर्क दिया कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा प्रत्यक्षिक अनुभव परसेप्चुअल एक्सपीरियंस प्रत्यक्षण के अनुभवों के अवयवों के समस्त योग से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में, हम जो अनुभव करते हैं वह वातावरण से प्राप्त आगतों से अधिक होता है। अर्थात गेस्टाल्टवादियों ने एक समग्रता अवयवों को टुकड़ों को ना देख करके उसने चीज़ों को पूरी तरह से समग्र रूप से देखने का प्रयास किया, जो कि वुंट के संरचनावाद के विपरीत था, विरोध में था। गेस्टाल्टवादियों ने अनुभव को समग्रतावादी कहा, अर्थात उसने गेस्टाल्टवादियों ने कहा कि जो अनुभव होते हैं वो समग्रतावादी होते हैं। वुंट की संरचनावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप एक और धारा व्यवहारवाद के रूप में आई, अर्थात वुंट के विरोध में दो धाराएं आई। एक तो गेस्टाल्टवाद का था जिसने चीज़ों को टुकड़ों में या अवयवों में ना देख करके चीज़ों को समग्रतापूर्वक अर्थात पूर्णता में देखा, और दूसरी जो उसके विरोध में आई वुंट के संरचनावाद के विरोध में वो था व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। 1910 के आसपास जॉन वाटसन ने मन एवं चेतना के विचार को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया। जॉन वाटसन ने मन और चेतना के विचार को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय मानने से इनकार कर दिया। जॉन वाटसन दैहिक शास्त्री फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव के प्राचीन अनुबंधन का वाले कार्य से बहुत प्रभावित थे। उनके लिए मन प्रेक्षणीय नहीं था और अंतर्निरीक्षण व्यक्तिपरक है, क्योंकि उसका सत्यापन एक अन्य प्रेक्षक द्वारा नहीं किया जा सकता है। व्यवहारवादी ऐसा मानते थे कि जो मन है उसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, उसको प्रेक्षण नहीं कर सकते हैं, और अंतर्निरीक्षण व्यक्तिपरक होता है, अर्थात व्यक्ति टू व्यक्ति बदलते रहता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएंगे तो अंतर्निरीक्षण कुछ और हो जाएगा, और उसका सत्यापन किसी अन्य प्रेक्षक द्वारा नहीं कर सकते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान क्या प्रेक्षणीय सत्यापन करने योग्य है, इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। व्यवहारवादियों ने मनोवैज्ञानिकों को व्यवहार के अध्ययन अथवा अनुक्रियाओं उद्दीपकों के जिनका मापन किया जा सकता था, वस्तुपरक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है के रूप में परिभाषित किया। वाटसन के व्यवहारवाद का विकास अनेक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों द्वारा आगे बढ़ाया गया, जिन्हें हम व्यवहारवादी कहते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध स्किनर थे, जिन्होंने व्यवहारवाद का अनुप्रयोग विविध प्रकार की परिस्थितियों में किया तथा इस उपागम को प्रसिद्धि दिलाई। एक व्यक्ति जिसने मानव स्वभाव के विषय में अपने मौलिक विचार से पूरी दुनिया को झंकृत कर दिया, वे थे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया। सिगमंड फ्रायड ने मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन कहा। मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने और उन्हें ठीक करने के लिए उन्होंने मनोविश्लेषण को एक पद्धति के रूप में स्थापित किया था। तो मनोविश्लेषण या साइको एनालिसिस का कॉन्सेप्ट या पद्धति या थ्योरी सिगमंड फ्रायड ने दिया था। सिगमंड फ्रायड ने मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं अनकॉन्शियसनेस डिजायर और द्वंद्वों कॉन्फ्लिक्ट का गतिशील प्रदर्शन कहा, और सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस का
स्थापना का एक पद्धति के रूप में स्थापित किया था। आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में कुछ रोचक घटनाएं। 1879 में विल्हम वुंट ने लिप्जिंग जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को स्थापित किया था। विल्हम वुंट ने लिप्जिंग जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को स्थापित किया था। और 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की थी। विलियम जेम्स, जिसने कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी और फंक्शनलिस्ट उपागम का विकास किया था। 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकारवाद की स्थापना हुई थी। प्रकारवाद की स्थापना करने का भी श्रेय उसी को जाता है, विलियम जेम्स को। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया था, साइको एनालिसिस का विकास किया था। सिगमंड फ्रायड ने ही मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन कहा था, और उसने ही मनोविश्लेषण को एक पद्धति के रूप में स्थापित किया था। इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्थाओं कार्य के लिए मिला, जिससे अनुक्रियाओं के विकास को सिद्धांत को समझाया जा सके। बीने एवं साइमन द्वारा 1905 में बुद्धि का परीक्षण किया गया था। 1905 में बीने एवं साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया। 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। 1922 में मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित किया गया। 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। और 1924 में जॉन बी वाटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी, जिसके व्यवहारवाद की नींव पड़ी। 1928 में एन सेन गुप्ता एवं राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी। 1949 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोवैज्ञानिक शोध खंड की स्थापना हुई। 1951 में मानववादी वैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की थी। कार्ल रोजर्स एक मानववादी मनोवैज्ञानिक थे और उसने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की थी। 1953 में B.F. स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की, जिसके व्यवहारवाद को मनोविज्ञान के प्रमुख उपागम के रूप में बढ़ावा मिला। 1954 में मानववादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी प्रकाशित की। 1954 में इलाहाबाद मनोविज्ञानशाला की स्थापना हुई थी। 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की स्थापना हुई थी। 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज NIMHANS की स्थापना की गई थी। 1962 में रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेज की स्थापना हुई। 1973 में कॉनराड लॉरेंज तथा निको टिरबनगर को गैर पशु व्यवहार की उपजाति विशेषता के अंतर्निर्मित शैली जो बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा अधिगम की होती है पर नोबेल पुरस्कार मिला। 1978 में निर्णयन पर किए गए कार्य के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार मिला। 1981 में डेविड ह्यूबल एवं टॉर्स्टन विसल को मस्तिष्क की दृष्टि कोशिकाओं पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। रोजर स्पेरी को मस्तिष्क विशेष अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना हुई थी। और 1997 में गुड़गांव हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC की स्थापना हुई। 2002 में अनिश्चितता में मानव निर्णय के अनुसंधान पर डेनियल kahneman को नोबेल पुरस्कार मिला। 2005 में आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व की समझ में खेल सिद्धांत को अनुप्रयोग के लिए थॉमस सेलिंग को नोबेल पुरस्कार मिला था।